भाषा के बारे में आपका एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हम जल्द से जल्द को कोशिश करेंगे कि ये फिनिश हो जाए। देखिए, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स में आपके पास जो है 3 तरीके के कोर्सेज़ है डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कब तक की हिंदी पढ़ी है। तो हिंदी ख और हिंदी मतलब हिंदी क है, हिंदी ख है और हिंदी ग है आई थिंक। तो 3 तरीके की हिंदी है आपके पास, तो हम देख लेते हैं। हाँ, तो हम जो है हिंदी डिस्कस करने वाले हैं, वो होने वाली है हमारी हिंदी ख। ठीक है, मैं आपको ये वाली हिंदी कवर करवाने वाली हूँ। अगर आप हिंदी ख के स्टूडेंट हैं तो आप बने रह सकते हैं मेरे चैनल के साथ, और हम सारे वीडियो उसमें जो है डिस्कस कर लेंगे अबाउट हिंदी, और इसके अंदर आने वाला सारा सिलेबस और सारा मटेरियल हम डिस्कस कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर 2 क्रेडिट्स है। इसका नाम है हिंदी औपचारिक लेखन। 2 क्रेडिट्स की है। अगर आपने 10th क्लास तक की हिंदी पढ़ी है तो आपको ये वाली हिंदी जो है पढ़नी होगी। ठीक है, अब इसके बाद शुरुआत करते हैं। इसका पर्टिकुलरली आपका ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ाने के लिए ये है ताकि आप कार्यलाई और व्यावसायिक हिंदी के बारे में आप समझें। कार्यलाई मतलब ऑफिशियल हिंदी, व्यावसायिक मतलब आपको पता है बिजनेस लैंग्वेज। तो वहाँ पर आपको हिंदी किस तरीके से यूज़ होगी वो हम समझने वाले हैं। उसके अलावा मार्केट सर्वेक्षण हेतु प्रश्नावली का निर्माण करना, क्वेश्चन आया जब आप निर्माण करते हो वो सब चीज़ें भी आप करना सीखोगे। टिप्पण, प्रारूपण, प्रतिवेदन, विज्ञप्ति तैयार करना भी आप सीखोगे। ठीक है, तो ये सब हमें सीखना है इसमें। इसमें आपको 2 चैप्टर्स जो है डिवाइडेड है और कुछ बुक्स दी हुई है। 2 क्रेडिट का कोर्स है, आपको इतना टाइम नहीं है कि आप ये 5 बुक्स रेफर करो। तो ऑफ कोर्स सी बात है, हम इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे इन द वेरी शॉर्ट मैनर। तो हम बात करते हैं कि अब इसके अंदर 2 चैप्टर्स हैं। एक है इकाई 1 लेखन लेखन दक्षता का विकास, और दूसरा है हमारा औपचारिक लेखन के प्रकार। तो हम शुरुआत करेंगे लेखन दक्षता का विकास से। इसमें हमारे कुछ डिस्कशंस के पॉइंट रहेंगे, जैसे कि कार्यलाई हिंदी, व्यावसायिक हिंदी, टिप्पण और प्रारूपण, और प्रतिवेदन और विज्ञप्ति का महत्व। चारों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम औपचारिक लेखन पर जाएंगे। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हम जल्द से जल्द इसको फिनिश कर देंगे। आज की क्लास में हम समझने वाले हैं कार्यलाई हिंदी के बारे में, तो शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जहाँ से भी मैं आपको कार्यलाई हिंदी समझाऊंगी वो सारे पीडीएफ्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसका टेंशन मत लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं कार्यलाई हिंदी के स्वरूप जानने से। तो देखिए, कार्यलाई हिंदी एक ऐसी हिंदी होती है जैसा जिसका प्रयोग आप देख सकते हो कार्यालयों में होता है। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप ऑफिस में काम करोगे, चाहे कोई भी पद पर हो, लेकिन आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप जो है कार्यलाई हिंदी का वहाँ पर प्रयोग करो। आप अपनी आम चाल की जो आपकी भाषा होती है, वो आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, और आप अगर दूसरे शब्दों में कार्यलाई हिंदी को बताने की कोशिश करोगे तो वो हिंदी है जिसका प्रयोग वाणिज्यिक, पत्राचार, प्रशासन, व्यापार, चिकित्सा, योग, संगीत, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में होता है। उसे कार्यलाई या कामकाजी हिंदी कहते हैं। तो एक तरीके से अगर आपको प्रारूप और स्वरूप आया तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। इसकी डेफिनेशन आपको याद तो करनी पड़ेगी। तो कार्यलाई हिंदी की अपनी शब्दावली होती है, मतलब अपनी खुद की जो है होती है। इसके अंदर खुद का एक तरीके के वर्ड मीनिंग्स होते हैं, खुद के तरीके की एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आप लेटर लिखते हो, उसका एक फॉर्मेट होता है, वैसे ही कार्यलाई हिंदी के अंदर भी एक तरीके की शब्दावली होती है जिसको आपको प्रयोग करना ज़रूरी है। अब हम देखेंगे कि जिसका प्रयोग कार्यालय के कर्मचारी और प्रशासक नित्य प्रतिदिन अपने सरकारी कामकाजों में करते हैं। तो आवश्यक नॉर्मल सी बात है कि देखिए, अगर आपको जो है हिंदी का प्रयोग करना है कामकाजी हिंदी में, तो आप जो है आम भाषा का प्रयोग नहीं करते हुए आप प्रयोग करते हो ऐसी भाषा का जो कि ऑफिशियल हो, तो उसे हम कहते हैं कार्यलाई भाषा। अब हम समझेंगे हिंदी भाषा क्या होती है। तो हिंदी भाषा हमें बहुत अच्छे से पता है हिंदी भाषा क्या होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हिंदी भाषा का ही एक प्रकार है कार्यलाई भाषा। ठीक है, और क्योंकि हिंदी भाषा के अंदर हम हमारी जो सादी भाषा होती है जो हम बोलचाल में यूज़ करते हैं वो भाषा भी आती है। कार्यलाई हिंदी जो है उससे हटकर होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पूरे भारत में जो है हिंदी कही कही जाती है। ठीक है, हिंदी जो है संपूर्ण भारत में कही जाती है, लेकिन इसके बावजूद हम देख सकते हैं कि हर जगह जो है अलग अलग तरीके के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके के कुछ जो होते हैं उच्च कैटेगरी के, कुछ मध्य, कुछ निम्न, कुछ शिक्षित, कुछ अर्ध शिक्षित, कुछ अशिक्षित, सब तरह के लोग पाए जाते हैं, और ये सब तरह के लोग अलग अलग तरीके से हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और आज जो हम प्रशासनिक हिंदी की जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जो है आपको कठिनाई आने वाली है अगर आप इसके बारे में समझेंगे, क्योंकि ये प्रशासन के क्षेत्र में इस्तेमाल की जाती है।
और प्रशासन के क्षेत्र में जब इस्तेमाल की जाती है, इसका मतलब ये है कि हमें जो है क्या कहते हैं बहुत ही ध्यान से इसकी संक्षिप्तता पे ध्यान देना होगा, हमें इसकी संपूर्णता पे ध्यान देना होगा, हमें देखना पड़ेगा कि ये स्पष्ट है कि नहीं, और उसके साथ-साथ जो है हमें इसके अंदर बहुत बारीकी से ये ध्यान देना होगा कि ये बिल्कुल सही तरीके से जो है अपना जो मैसेज है उसको स्पष्ट कर पा रही है या नहीं। तो कुछ इसके जो है प्रारूप होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट जो है इसके अंदर आपको देखने को मिलता है कि इसके कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट्स है, बेसिक्स है, तो वो हम समझने वाले हैं। तो हम थोड़ा-सा और डिटेल में जानने के लिए समझेंगे कि कार्यालय हिंदी का तात्पर्य क्या होता है, उससे उसके बाद हम उसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे, उसका स्वरूप के बारे में बात करेंगे और फिर उसकी विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। आपको अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है, मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे, भले ही ये नया इंट्रोड्यूस किया गया है, बट इसके पहले भी जो है आप देख सकते हो कि जो है बीए प्रोग्राम के अंदर जो है इस तरीके की हिंदी आती थी, वो हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको एक पेपर दिखाती हूँ, उसमें से हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेने वाले हैं। तो देखिए बीए प्रोग्राम हिंदी का जो पेपर हुआ करता था, जिसमें सैक हुआ करता था, स्किल एनहांसमेंट कोर्स, उसके तौर पर आपको कार्यालय हिंदी का पेपर आता था, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में आता था। बट अब आपके लिए स्ट्रक्चर क्योंकि चेंज हो चुका है, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स के अंदर आपको जो है हिंदी दी जा रही है। और क्योंकि हिंदी का जो आपको मटेरियल मिलेगा, चाहे वो सॉल्व में हो, चाहे आपको जो है मटेरियल मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, वो हिंदी का आपको मटेरियल आराम से मिल जाएगा, हिंदी संप्रेषण का। पर हिंदी जो आपकी हिंदी है, जो हमारा हिंदी ख है, उसका मटेरियल आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है ये वाला जो पेपर है, ये आप इसको बेसिस बना सकते हैं, भले ही ये सिर्फ और सिर्फ कार्यालय हिंदी के लिए आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि कार्यालय हिंदी के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए उसका उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो ये वाला एक क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं कार्यालय हिंदी के रूप में जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। भारत में कार्यालय हिंदी की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालिए, ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं। कार्यालय से निर्गत किन्हीं 3 पत्रों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो हम इसमें जो है आपको पत्रों का भी जो है आ जाता है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि पत्र भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर औपचारिक लेखन के प्रकार आ रहे हैं, मतलब फॉर्मल लेटर्स की बात हो रही है, तो इसलिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे अपने महाविद्यालय के प्रचार को महाविद्यालय के प्राचार्य को धरोहर राशि वापस लेने हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। तो ये जो है आवेदन पत्र भी जो है हम एक तरीके का प्रकार है, तो हम ये भी जो है डिस्कस कर लेंगे। अच्छे टिप्पण की विशेषताएं लिखिए, ठीक है, तो टिप्पण जो है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि टिप्पण भी जो है आपके सिलेबस में है, ठीक है। टिप्पण और प्रारूपण सामान्य परिचय। इसके बाद संक्षेपण के प्रकारों का वर्णन करते हुए उसकी विधि स्पष्ट कीजिए। संक्षेपण 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 भी आपके सिलेबस में है, आप देख सकते हैं। कहाँ गया आपका संक्षेपण, यहाँ नहीं है आपके सिलेबस में। संक्षेपण आपको है, लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया नहीं है, ठीक है। संक्षेपण के बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे, आपको आ सकता है संक्षेपण भी, भले आपको यहाँ नहीं दिया गया है, ठीक है। तो अब ये संक्षेपण है। उसके बाद हम बात करते हैं किसी एक पर टिप्पणी लिखिए। कार्यालय हिंदी का क्षेत्र अथवा सामान्य तथा कार्यालय हिंदी का अंतर, तो दोनों भी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। और फिर इसके बाद जो है एक तरीके का अपने महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव के लिए एक सभागार की बुकिंग हेतु महाविद्यालय की ओर से भेजे जाने वाले पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। तो प्रारूप आपको तैयार करना है, तो प्रारूप तैयार करना आपको सीखना पड़ेगा, तब जाकर आप जो है कहीं ना कहीं कार्यालय और व्यावसायिक पत्र जो है वो सीख पाओगे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि नीचे दिए गए गद्यांश का संक्षेपण लिखिए। तो संक्षेपण लिखना जो है वो भी हम सीख लेंगे, संक्षेपण बहुत ईजी है, वो हम कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर किसी 5 अभिव्यक्तियों का अनुवाद करने के लिए लिखा गया है। तो ये अनुवाद आपको आएगा या नहीं ये क्लियर नहीं है, लेकिन अगर आप प्रिपेयर कर लो तो और अच्छी बात है। तो शुरुआत करते हैं। वैसे ही एक और पेपर है हमारे पास बीए प्रोग्राम का, हिंदी CBSE के अकॉर्डिंग, वहाँ पर भी आपको कार्यालय हिंदी का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए उसके क्षेत्रों का परिचय देना है। क्वेश्चन ऑलमोस्ट जो है सेम है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं कार्यालय हिंदी को। सबसे पहले हम समझते हैं कार्यालय, इसमें जो है आपको जो है आ जाएगा सारी चीज़ें, जो है आपके पत्र वगैरह आ जाएंगे, सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन, ठीक है, जो टिप्पणी है जो आपको दी गई है पेपर में, और आपको जो है प्रेस विज्ञप्ति जो बताई गई है जो पेपर में आएगी, आपको परिपत्र, ये सब चीज़ें आपको आ जाएगी। कार्यालय हिंदी की शब्दावली जो है, मैंने आपको बताया था ऊपर की शब्दावली का बहुत ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंस, बहुत महत्व रहता है, शब्दावली बहुत ज़रूरी रहती है।
अब हम समझते हैं कार्यालय हिंदी के बारे में। तो कार्यालय हिंदी मैंने आपको बताया जैसे इसका प्रयोग सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में भी किया जाता है। देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी कार्यालयों में किया जाएगा। अर्ध सरकारी यानी जो होते हैं सेमी ऑफिशियल या सेमी गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, और इनफैक्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है। कार्यालय का मतलब होता है ऑफिस, चाहे वो प्राइवेट हो या चाहे वो गवर्नमेंट हो। तो सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में इसका प्रयोग जो है वो किया जाएगा। वास्तव में कार्यालय एक बड़ी प्रशासनिक इकाई है, और कहीं न कहीं हमको देखने को मिलता है कि कार्यालय हिंदी का बहुत ज़्यादा जो है महत्व है, बिकॉज़ कहीं न कहीं जो है हमको देखने को मिलता है कि कार्यालय हिंदी को जो है बहुत ज़्यादा जो है महत्व दिया गया है हमारे संविधान में। हम समझेंगे कैसे? उसके बाद हम देखते हैं कि जिसके अंतर्गत सरकार को देश की आर्थिक, राजनैतिक, सुरक्षात्मक, शैक्षणिक, सामाजिक, साहित्यिक आदि अनेक दृष्टियों से प्रशासन का भार सँभालना पड़ता है। तो कहीं न कहीं जो भी अगर आप गवर्नमेंट को कभी लेटर लिखते हो तो उसका जवाब कभी भी जो है आपको कार्यालय हिंदी में ही मिलता है। और जितने भी कार्यालय मतलब जितने भी कार्य होते हैं कार्यालय में, वो सब के सब जो आपको देखने को मिलेंगे कार्यालय हिंदी में ही होते हैं। अब हम समझेंगे कि कार्यालय हिंदी जो है किस तरीके से काम करती है, और कार्यालय हिंदी के अंदर क्या-क्या जो है चीज़ें आती है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आती है, टिप्पणी, प्रारूप लेखन, प्रारूपण, संक्षेपण, प्रतिवेदन लेखन, कार्यवृत्त लेखन, कार्यलायी अनुवाद कार्य, ये सब कार्यालय हिंदी के अंदर आते हैं। इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपके सिलेबस में भी है। तो जो आपके सिलेबस में है वही हम पढ़ेंगे। टिप्पण और प्रारूपण, टिप्पण और प्रारूपण जो है ये आपके सिलेबस में है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम प्रतिवेदन और विज्ञप्ति, ये दोनों चीज़ें भी आपके जो है सिलेबस में है। प्रतिवेदन और विज्ञप्ति वो भी हम पढ़ेंगे। और उसके अलावा जो है आपके सिलेबस में स्वरवृत्तीय लेखन, मतलब आपका जो है बायोडेटा लेखन, तो बायोडेटा लेखन भी जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। और सूचना के अधिकार के लिए लेखन। तो देखिए आपको पता है कि इंडिया में आपको जो है सूचना के अधिकार, मतलब आपको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइडेड है। और अगर आपने कभी जो है आरटीआई का यूज़ किया है, आरटीआई जो है एक एक्ट है आपको जो प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट द्वारा। आरटीआई एक ऐसा एक्ट है जिससे आप जो है गवर्नमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो जो आपको प्राप्त करनी है। यहाँ तक कि अगर आपको बोर्ड्स के आंसर शीट चाहिए और वो भी आप जो है क्या कहते हैं आरटीआई को लिखकर प्राप्त कर सकते हो। तो वो आपको देखना होगा किस तरीके से उसका एक स्ट्रक्चर होता है। हर जिस तरीके से पत्र लिखा जाता है वैसा ही वो पत्र लिखा भी जाता है, और उसका हम जो है स्ट्रक्चर समझने वाले हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो आरटीआई में आप जो है इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए जो है आपका अधिकार यूज़ करते हो, जो आपका अधिकार है राइट टू इन्फॉर्मेशन। और ये सूचना का अधिकार जो है आप यूज़ करके जो है किसी भी कार्यालय से, चाहे वो गवर्नमेंट हो या चाहे वो प्राइवेट क्यों ना हो, अगर वो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे। और इसके लिए आप जो है एक पत्र लिखते हो, वो पत्र के बारे में हम समझने वाले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कार्यालयीय और व्यावसायिक पत्र के बारे में, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्रेस विज्ञप्ति। तो देखिए जब भी आपको कोई भी तरीके का अनाउंसमेंट करना होता है, तो जैसे कि अगर आपको ये अनाउंसमेंट करना है कि अब मेरा कोई नया जो है व्यवसाय खुल रहा है, और उसके संदर्भ में आपको ये लिखना है कि आपने जो है इनॉग्रेशन रखा है और आप जो है लोगों को जो है इनवाइट कर रहे हो, तो आपने पेपर में जो है प्रेस विज्ञप्ति डाल दी। ठीक है, या फिर अगर आपने कोई प्रेस विज्ञप्ति ये डाली है कि आपने जो है आपने नया व्यवसाय खोला है और आपको ज़रूरत है कुछ जो है रिक्त जो है आपके स्थान आपके पास है, और कुछ खाली पद है उसको आपको जो है पूर्ण करना है, और उसके लिए आपको ज़रूरत है कुछ जो है व्यक्तियों की, और उसको आपको रिक्रूट करना है, मतलब जॉब रिक्रूटमेंट के लिए अगर आपको डालना है तो भी आप प्रेस विज्ञप्ति डाल सकते हैं। तो हम समझते हैं कि कैसे जो है ये चारों चीज़ें जो है आपको करनी है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया है, स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हम समझते हैं कार्यालय हिंदी के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो हम क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमें जो है आसानी हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि कार्यालय हिंदी के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए इसका उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो कार्यालय हिंदी के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए, तो देखिए यहाँ पर आपको जो है कार्यालय हिंदी के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए उसके उद्देश्य के बारे में लिखिए। तो उद्देश्य यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि कार्यालय में प्रयोग होने वाली भाषा बहुत सारे रूप में प्रयोग होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया टिप्पणी, तार, कार्यालय आदेश और अधिसूचना, संकल्प, प्रेस विज्ञप्ति, प्रशासन,
परिपत्र, हर चीज़ के लिए आपको जो है क्या यूज़ होती है, आपकी कार्यलाय हिंदी जो है वो प्रयोग होती है। उसके बाद हमको समझ में आएगा कि कार्यालय जो है, कार्यालय में कंप्यूटर प्रयोग आवश्यक हो चला है। मतलब अब तो देखिए हर चीज़ जो है कंप्यूटर से हो रही है, ठीक है। पहले जो है कार्यालय में जो है फाइल्स जो है मैनुअली होती थी, अब तो कंप्यूटर द्वारा जो है हर चीज़ प्रिंट हो रही है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग का जो है यूज़ किया जा रहा है। ये हमारा जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि कार्यालय हिंदी से क्या तात्पर्य आपको निकल कर आता है। तो आप कार्यालय हिंदी के बारे में बता सकते हो कि कार्यालय जो हिंदी है वो कैसी है। तो आप बताने की कोशिश करते हो कि भाषा विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है बचपन से। उसके बाद आप देख सकते हो कि ये जो है भाषा, जब आप इसको जो यूज़ करते हो भाषा को, तो आप अलग अलग तरीके से अलग अलग शब्दों से जो है आप अपनी भाषा को व्यक्त कर सकते हो। पर अगर आप कार्यालय हिंदी का प्रयोग करते हो तब आपको एक जो है पर्टिकुलर शब्दावली, यानी एक जो है आपको संक्षेप शब्दावली का जो है प्रयोग करना पड़ता है, और इसे ही जो है हम कार्यालय हिंदी कहते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि प्रशासनिक और कार्यालय हिंदी में विभिन्न सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों में प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भाषा आती है। मतलब कि आपको देखने को मिलता है कि कार्यालय हिंदी आपको हर जगह जो है प्रयुक्त दिखेगी, क्योंकि हर जगह का जो प्रशासनिक कार्य है वो जो है कार्यालय हिंदी में ही आपको देखने को मिलता है। हमको ये समझ में आता है कि अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताया था कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के संविधान में कार्यालय हिंदी को जो है राजभाषा का जो है पद मिला है। तो देखिए आपको पता चलता है कि भारत का जो संविधान है, तो भारत के संविधान के भाग 17 में आपको देखने को मिलता है, पर प्रथम अध्याय में आपको ये देखने को मिलता है। आपको ये अनुच्छेद जो है वो याद होना चाहिए। तो अनुच्छेद 343 के भाग नंबर 1 में आपको पता चलता है कि अंग्रेजी पद ऑफिशियल लैंग्वेज का जो है यूज़ किया गया है, और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उसको जो है हिंदी में किस तरीके से ट्रांसलेट किया गया है। हिंदी में जो है इसका प्रारूप जो आता है वो आता है राजभाषा के रूप में। और देखिए आपको पता है इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखना। हिंदी भी इंडिया की नेशनल भाषा नहीं है, ठीक है। बट इसके अलावा इंडिया में कुछ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस हैं, और उसी के तहत जो है हिंदी भी जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है इंडिया की, और इसलिए जो है हिंदी को स्पेशल एम्फोसाइज दिया गया है। तो इसलिए जो है हमारे को इंग्लिश समझ में आता है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है यूनियन की वो रहेगी हिंदी, वो भी देवनागरी स्क्रिप्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज का जो यूज़ किया गया है उसी को हम हिंदी में क्या कहेंगे, राजभाषा कहेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि अगर कार्यलाई भाषा का संविधान में क्या जो है आपको बताया जा रहा है, कि अगर क्या आपसे पूछा जाएगा कि कार्यलाई हिंदी का क्या जो है महत्व है संविधान में, ठीक है। तो अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप जो है इस चीज़ की व्याख्या यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जिस राजभाषा को जो है भारत के संविधान में बताया गया है, अगर हम उसको पता करें तो उसका जो है हम देखेंगे कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ट्रांसलेशन निकल कर आता है। राजभाषा से आपको लग सकता है कि ये भाषा जो है नेशनल लैंग्वेज है, पर नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी हमारी जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, और बहुत सारे जो है आप देखोगे स्टेट्स में हिंदी का जो है प्रयोग किया जाता है कार्यालय हिंदी के तौर पे। साथ ही जो है वहाँ की जो रीजनल भाषा है उसको भी महत्व दी जाती है, ठीक है। और दोनों भी अगर हम देखा जाए दोनों भी भाषाओं में अंग्रेज़ी भी हर जगह यूज़ होती है ऑफिशियल कार्यों में, और हिंदी का भी जो है प्रयोग किया जाता है। अब हम समझते हैं कि जितने भी संपूर्ण जितने भी कार्य होते हैं हम उसको अगर 3 भागों में बाँट सकते हैं। एक होता है केंद्र सरकार के, ऑफ कोर्स सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा है राज्य सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट। और थर्ड है स्थानीय सरकार, यानी कि आपकी रीजनल गवर्नमेंट। तो संविधान में अलग अलग तरीके से जो है ये बांटा गया है। वैसे ही आपको पता है कि अलग अलग विषय जो है अलग अलग विषय पर जो है अलग अलग जो है गवर्नमेंट जो है लॉज बना सकती है। जैसे कि सेंट्रल लिस्ट आपको दी गई है जो कि सूची नंबर 1 है, वैसे ही सूची नंबर 2 स्टेट लिस्ट है, और इसमें आपको बताया गया है कि जो स्टेट है वो कानून बना सकता है। उसके बाद जो थर्ड लिस्ट है जिसको हम सूची नंबर 3 कहते हैं, ये कॉन्करेंट लिस्ट है, और इसमें दोनों भी यानी राज्य भी और साथ साथ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पर जो है कानून जो है वो बना सकती है। अब हम बात करते हैं कि कार्यालय हिंदी की भाषा परिभाषा क्या होती है। परिभाषा यानी डेफिनेशन। तो अलग अलग जो है
राइटर्स ने, स्कॉलर्स ने अलग अलग जो है कार्यलाई हिंदी की परिभाषा जो है व्यक्त की है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो श्री ठाकुरदास का कथन कुछ इस प्रकार है कि प्रयुक्ति के आवश्यक तत्वों के रूप में हमने तकनीकी तथा वैज्ञानिक शब्दावली, विशिष्ट शाब्दिक अन्विति तथा भाषा संरचना की बात कही है। इनके आधार पर यदि कार्यलाई हिंदी का एक विशिष्ट रूप प्रयुक्ति के रूप में विकसित हो गया है, साधारण शब्दों में समझा जाए तो वो कहने की बात करते हैं कि हमने जो है एक तरीके की शब्दावली तैयार कर ली है, ठीक है। हमें जिस तरीके से जो है ज़रूरत पड़ रही थी, जिस तरीके से हमें आवश्यकता हो रही थी, उस तरीके से हमने जो है एक तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली का जो है निर्माण कर लिया है। और यही तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली का जो है प्रयोग किया जाता है कार्यलाई हिंदी में, ठीक है। तो एक तरीके से कार्यलाई हिंदी हम कह सकते हैं कि एक विशिष्ट रूप है जिसमें जो है एक तरीके की तकनीकी तथा वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग होता है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे की ऐसी ही जो है डेफिनेशन लिखो, आप खुद की डेफिनेशन भी लिख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर पंडित आडाल के अनुसार क्या है कार्यलाई हिंदी की परिभाषा। तो कार्यलाई हिंदी की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि प्रशासनिक और कार्यलाई हिंदी में विभिन्न सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों में प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भाषा आती है, ठीक है। मतलब उनका कहने का मतलब वही है कि जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में कि जितने भी सरकारी और अर्ध सरकारी काम है वहाँ पर आपको जो है कार्यलाई हिंदी का प्रयोग दिखेगा, ठीक है। चाहे वो गवर्नमेंटल हो, सेमी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी संगठन के प्रशासनिक क्षेत्र का स्वरूप ही उसकी प्रशासनिक प्रणाली में प्रयुक्त पत्राचार का रूप और उसकी भाषा का रूप आदि निर्धारित करता है। तो मतलब उस पर्टिकुलर जो भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस भी प्रशासन में जो भी तरीके की भाषा यूज हो रही है, वही डिसाइड करेगा कि उस जगह की कार्यालयी हिंदी किस तरह से होगी। सरकारी या अर्ध सरकारी कार्यालयों में विभिन्न प्रयोजनों के लिए की जाने वाली पत्र व्यवहार में पत्र, कार्यालय ज्ञापन, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, संकल्प, प्रेस विज्ञप्ति आदि तथा सम्मिलित है। जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कार्यालय हिंदी के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है पत्र नहीं आते, बल्कि प्रारूपण, विज्ञप्ति, प्रथाष्टन, अधिसूचना, हर तरीके के जो है कार्यालय आते हैं, ठीक है। हर तरह के जो है आपको जो है पत्र और हर तरीके के कार्यालय में जितने भी प्रयोग होने वाले चीज़ें हैं वो सब आपको देखने को मिलती हैं। और आपको अगर इम्पोर्टेंस पूछी जाए, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी ऑफ द यूनियन, मतलब इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी है इन देवनागरी स्क्रिप्ट। उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कोश हिंदी शब्द सागर में वे भाषा जो सरकारी कामकाज तथा न्यायालयों के लिए स्वीकृत हो उसे हम राष्ट्र भाषा कहते हैं। तो मतलब ये है कि ऐसी भाषा जो हम सरकारी कामकाज में प्रयोग करते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्र भाषा कहते हैं। अब बात करते हैं कार्यालय हिंदी के स्वरूप के बारे में। तो प्रयोजन मूलक हिंदी की एक विशेष प्रयुक्ति कार्यालय हिंदी है। तो जब हम जहाँ प्रयोग करते हैं, जिस तरीके से हम प्रयोग करते हैं उसी तरीके से हमारी कार्यालय हिंदी जो है वो विकसित होते चली जाती है। देखिए, कार्यालय हिंदी को जब हम समझने की कोशिश करेंगे तो कार्यालय हिंदी को जो है हम प्रशासनिक हिंदी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रशासन के कार्यों में जो है इस्तेमाल होती है। और इसके अलावा हम इसको राजभाषा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि ये जो है राजभाषा के रूप में जो है प्रयोग की जाएगी। उसके अलावा हम ये समझते हैं कि ये जो भाषा है इसके बहुत ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं विशेषताएं हैं, ठीक है। और ये विशेषताएं हमें जो है समझने की ज़रूरत है, ताकि जब हम ये भाषा का प्रयोग करें तब हम वो विशेषताओं को उनमें जो है डाल सकें। अब अगर हम भाषा का रूप की बात करें, जब कार्यलाई हिंदी के बारे में हम बात करते हैं तो अक्सर जो है कार्यलाई हिंदी में, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि कर्ता वाच्य होता है वैसे कर्म वाच्य होता है। तो कार्यलाई हिंदी में हम अक्सर जो है अधिकांश हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, हम कर्म वाच्य का इस्तेमाल करते हैं। कर्म वाच्य का इस्तेमाल करने की मतलब ये होता है कि आप जिस क्रिया का इस्तेमाल कर रहे हो वो जो क्रिया रहेगी वो कर्म पे डिपेंड करेगी, ना कि कर्ता पे।
इसका मतलब ये है कि जैसे कि अगर आपको कोई पत्र जो है भेजा गया तो ऐसा लिखा जाता है कि पत्र जो है संलग्नित कर दिया गया है। तो उसके अलावा ऐसा बताया जाता है कि प्रस्थानित जो है कर दिया गया है, दिए जा रहे हैं, स्वीकृति दी जा सकती है, स्थगित कर दिया गया है। मतलब ये नहीं बताया जाता कि मैंने कर दिया है, कर्ता पे जो है इम्फसाइज नहीं होता है, जो कर्म होता है उस पे इम्फसाइज किया जाता है। जैसे अगर आप भी किसी को पत्र लिखोगे तो आप ये कहोगे कि ये सूचना मुझे जल्द से जल्द जो है मुझे जल्द से जल्द पहुंचाई जाए। ठीक है, ये जल्द से जल्द जो है मतलब आप जो है संलग्न पत्र जो है भिजवा दीजिए। आप जो है कभी भी जो है कर्ता को जो है इम्फसाइज नहीं करोगे, आप हमेशा कर्म को जो है इम्फसाइज करोगे। और इसलिए जो है ये वाक्य संरचना में आपको देखने को मिलता है कि कर्ता का उल्लेख करना ना आवश्यक होता है। तो ज़रूरी नहीं है, आपको ये नहीं बताना है कि कर्ता कौन है, बस आपको ये बताना है कि कर्म क्या है, क्योंकि आप अल्टीमेटली जो भी कार्यालय हिंदी में जो भी चीज़ का प्रयोग होता है उसमें कर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ना कि कर्ता। क्योंकि कर्ता कौन है वो ज़रूरी नहीं है, कर्म जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ऑफ कोर्स ही बात है, एक और अगर आप जो है लिखना चाहो तो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो आप पॉइंट लिखोगे कार्यालयी भाषा की विशेषता के बारे में या स्वरूप के बारे में, वो रहेगी इसकी औपचारिकता, उसकी ऑफिशियलनेस। तो कार्यालयी भाषा में जितनी अधिक औपचारिकता का प्रयोग किया जाता है, इतनी अधिक औपचारिकता का प्रयोग किसी भी जीवन शैली में नहीं किया जाता। आम बोलचाल की भाषा में आप कभी भी जो है इतनी ज़्यादा औपचारिकता का जो है प्रयोग नहीं करते हो। आप अक्सर जो है किस तरीके से बात करते हो, बिल्कुल अपने तरीके से बात करते हो, आप औपचारिकता का प्रयोग नहीं करते हो। ठीक है, जैसे परिवार समाज में आप इस तरीके की बात नहीं करते हो, लेकिन प्रशासनिक कार्य में आपको जो है औपचारिक भाषा का जो है प्रयोग करना होता है। दूसरी बात कि कार्यालयी हिंदी जो है आपको देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से हमारी जो बोलीगत या क्षेत्रीय रूप की जो भाषा होती है, अलग अलग बोली है, खड़ी बोली, ठीक है, अवधि बोली, तो वो सब बोलियों का यहाँ पर आपको प्रयोग नहीं देखने को मिलता है, बल्कि जो आपको जो है कहीं ना कहीं वर्ण मानक जो है दिया गया है, मतलब आपको एक तरीके का पैरामीटर दिया गया है बाय दी कमीशन ऑफ इंडिया कि आपको यही यूज़ करना है, वही आपको जो है आप प्रयोग कर सकते हो। मतलब जो प्रतिष्ठित हिंदी है आप वही यूज़ कर सकते हो। आप जो है आम बोलचाल की भाषा का वहाँ पर प्रयोग नहीं कर सकते हो। भाषा जो है बिल्कुल जो है स्पष्ट होनी चाहिए, इसलिए जो है कहीं न कहीं बिल्कुल औपचारिक भाषा का प्रयोग होगा और साथ-साथ जो है वर्ण मानक को ध्यान में रख के कार्यवाही की जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर एक और ये है कि भाषा के रूप में जो है एक शैली बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, टोन बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर कोई वरिष्ठ अधिकारी अपने जूनियर को, मतलब वरिष्ठ मतलब सीनियर अधिकारी, सीनियर ऑफिसर अगर अपने जूनियर को भी कमांड लिख रहा है, तो आप तुम या तू का प्रयोग नहीं कर सकते। आपको आप से ही उन्हें संबोधित करना है, क्योंकि ये जो है व्यावसायिक कार्यों में जो है प्रयोग हो रही है, ना कि आपके जो है रेगुलर कार्यों में यानी रेगुलर बोलचाल की भाषा में प्रयोग नहीं हो रही है। ठीक है, इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि औपचारिकता जो है हमेशा आपको जो है ध्यान में रखनी है जब आप जो है कार्यालयी हिंदी लिख रहे हो। अब हम बात करते हैं कार्यालयी हिंदी की विशेषताओं के बारे में। तो कार्यालयी हिंदी जो है इसका प्रयोग मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अलग अलग कार्यों में जो है प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो अब हम समझेंगे कि किस तरीके से इसके अंदर जो प्रयुक्त होने वाली भाषा है उसकी संरचना किस तरीके से की जाती है, और साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि इसके अंदर जो शब्दों का चयन होता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है। तो वो हमें जो है समझने की इसमें ज़रूरत है। अगर आपको कोई कार्यालयी साहित्य मतलब कार्यालयी हिंदी की विशेषताओं का उल्लेख करने के लिए बोलता है, तो आप जो है कार्यालयी हिंदी की निम्नलिखित विशेषताओं के बारे में बता सकते हैं। वो विशेषताएं हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली विशेषताएं है निर्व्यक्तिता। निर्व्यक्तिकता मतलब होता है कि कोई व्यक्तिगत नहीं होती है, इसकी पर्सनैलिटी लेस, मतलब ये कि आप किसी पर्सन को जो है संबोधित नहीं करते हो। ठीक है, मतलब आप किसी पर्सन को संबोधित नहीं कर रहे हो, इसमें आपको ये देखने को मिलता है कि ये कोई पर्सनल आप जो है किसी को मैसेज नहीं लिख रहे हो कि आपका ये पर्सनल मैसेज है, क्योंकि भले ही आप किसी एक इंसान को लिख रहे हो, लेकिन वो जो पत्र आप लिख रहे हो
वो ऑफिशियल पत्र है, मतलब वो कोई भी पढ़ सकता है। तो वहाँ पर आपको जो है पर्सनल चीज़ें का यूज़ नहीं करना है, तो इट इज़ नॉट पर्सनल। तो निर्व्यक्तिकता मतलब ये जो है पर्सनल नहीं है, इट्स नॉट पर्सनल, ठीक है। तो जो भी कार्यालय है वहाँ पर जो भी कार्यालय है उसमें जो भी कार्य आपको करना है, उसके लिए आपको जो है क्या करना है, अधिकार स्पष्ट करना है। आपको वहाँ पर अपना जो है व्यक्तित्व जो है नहीं दर्शाना है, आपको जो है वहाँ पर अधिकार स्पष्ट करना है। और हर एक कार्यालय में अलग अलग तरीके से आप देखते हो अधिकारी जो है पदस्थ होते हैं, जैसे कि कोई उच्च अधिकारी होते हैं और कुछ जो होते हैं निम्न अधिकारी होते हैं। तो अक्सर ये होता है कि जब उच्च अधिकारी कोई भी तरीके का जो है निम्न अधिकारी को जो भी पत्र जो है भेजता है काम करवाने हेतु, तो वहाँ पर जो है उसे निर्व्यक्तिक रूप में जो है वो भेजता है। और वो निर्व्यक्तिक रूप में भेजने का कारण ये होता है कि वो जो है अगर वो काम ना करना चाहे तो वो उसे किसी नीचे के पद के अधिकारी को भी जो है दे सकता है। इसलिए जो है ये इस तरीके का पत्र लिखा जाता है, जो पत्र जो है आप नहीं करते हो किसी और को भी डेलीगेट कर सकते हो। तो इसलिए आपको देखने को मिलता है कि ये जितने भी कार्यालयी हिंदी है इसको हम जो है कर्म वाच्य जो है कहते हैं। मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कर्म वाच्य का क्या अर्थ जो है वो होता है। जैसे कुछ आपको जो है यहाँ पर दिए गए हैं, कृपया तत्काल कार्यवाही की जाए। इस तरीके से जो है आपको बताया जाता है कि आपको जो है कर्म पे जो है हमेशा फोकस किया जा रहा है आपके वाक्य की रचना हेतु। अब हम समझते हैं कि तथ्यों में संपूर्णता और स्पष्टता। तो कार्यालय हिंदी को लिखते वक्त आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो तथ्य है, जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, जो फैक्ट दे रहे हो, उसमें हमेशा संपूर्णता और स्पष्टता को झलकाना आपका जो है काम है। मतलब जो कार्यालय हिंदी का आप प्रयोग करते हो उसमें आपको जो है स्वरूप उसका कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, सुबोध होना चाहिए। इसका अर्थ है कि आपको जो है भाषा में हमेशा स्पष्टता का प्रयोग करना है। ऐसा नहीं है कि आप जो है कविता लिखोगे और सोचोगे कि सामने वाला जो है समझ जाएगा, क्योंकि ये कार्यालय हिंदी है। इसमें आपको स्पष्ट होना है, ठीक है। आप जो कह रहे हो उसका एक ही अर्थ होना चाहिए, दो अर्थ या अनेक अर्थ जो है वो नहीं होना चाहिए। इसी के साथ इसमें जो है तथ्यों पर बल दिया जाता है। तथ्यों पर बल दिया जाता है यानी फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जो है कहीं ना कहीं इम्फसाइज किया जाता है। और इसलिए आपको ज़रूरी है कि तथ्य पर आप जो है पूरी तरीके से स्पष्ट हो। और अगर आप किसी भी तरीके का संदेह छोड़ देते हो तो संदेह छोड़ने के बाद जो है ये नहीं समझा जाएगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे अक्सर जो है हम भाषा को जब प्रयोग करते हैं, जब हम गद्यांश और काव्यांश हम लिखते हैं, उसमें हम अक्सर जो है जो हमारा रीडर होता है उसके मन में जो है हम संदेह को छोड़ देते हैं और उसे हम भाषा का अलंकार कहते हैं, यानी भाषा का जो है हम स्वरूप कहते हैं, या फिर हम भाषा की जो है ब्यूटी उसे कहते हैं। अलंकार का मतलब जो आपको पता है गहने होता है, तो हम वो कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है जब कार्यालय हिंदी का प्रयोग होता है। कार्यालय हिंदी में आपको ज़रूरी है कि आप अलंकार का जो है वहाँ पर प्रयोग नहीं करोगे, आपको प्रयोग करना है स्पष्ट भाषा का। और अगर आपकी भाषा से जो है स्वरूप स्पष्ट जो है मतलब निकल कर नहीं आता, मतलब आपकी भाषा जो है दूषित है। क्योंकि आपकी भाषा जो है अगर आपने गलत तरीके से इस्तेमाल या प्रयोग की है, तो वो भाषा जो है बाधा बन सकती है आपके कार्यालय कार्यों में। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप कार्यालयी पत्रों में हमेशा जो है स्पष्ट बातों का जो है व्यक्तित्व करें। उसके बाद हम बात करते हैं कि कभी भी जब आप किसी भी तरीके का एक पत्र लिखते हो और उसके बाद जो आपको आप बोलते हो ना ईमेल में जिस तरीके से आप बोलते हो कि वापस आप री लेटर लिख रहे हो, किसी एक लेटर को आपने पहले लिखा था और आप उसी के कंटिन्यूएशन में दूसरा लेटर लिख रहे हो, या फिर आप उसको कह सकते हो फॉलो अप रिमाइंडर आप लिख रहे हो। तो इसलिए आपको ज़रूरी होता है कि हर पत्र का पत्र क्रमांक जो है आप वहाँ पर जो है मेंशन करिए। यानी कि हर एक जो पत्र आपको जो है आप देते हो उस पर लेटर हेड होता है, लेटर हेड होता है कंपनी का, और लेटर हेड के नीचे पत्र क्रमांक होता है। पत्र क्रमांक की संख्या मतलब कुछ इस तरीके से होती है कि वो पत्र क्रमांक ये दर्शाता है कि आपने जो है वो पत्र कौन सी तारीख को जो है दिया है, और साथ साथ उसकी ये भी इम्पोर्टेंस है कि वो एक यूनिक पत्र क्रमांक होता है। वो पत्र क्रमांक जो है कहीं पर भी जो है रिपीट नहीं होता है। तो पत्र क्रमांक बहुत ज़्यादा जो है आवश्यक है। जब आप दूसरा पत्र लिख रहे हो किसी को संस्मरण करवाने के लिए, यानी आप किसी को याद दिलाने के लिए फॉलो अप में कोई पत्र लिख रहे हो, तो आपको वही पत्र क्रमांक जो है वहाँ पर मेंशन करना है और अवश्य लिखना है।
अथवा आपका जो संस्मरण है वो जो है अस्पष्ट और अधूरा रह जाएगा। तो बात करते हैं यथासंभव असंदिग्धता, मतलब आपको जो है किसी भी तरीके का डाउट नहीं रखना है जब आप भाषा को जो है प्रयोग कर रहे हो, क्योंकि कार्यालय में जो भाषा का प्रयोग होता है मैं आपको बता चुकी हूँ वो सामान्य बोलचाल की भाषा से बहुत भिन्न होता है। अगर आप कोई भी तरीके की संदिग्धता रखते हो, अस्पष्टता रखते हो, तो इस तरीके से जो है आपकी भाषा में जो है ये क्लिष्टता के रूप में जो है आएगा, और आपको जो भी तरीके का जो आपको मैसेज पहुंचाना रहेगा उसमें जो है ये एक तरीके से घातक जो है प्रूव हो सकता है। तो हमें समझना ये है, मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ कि भाषा में जो भी आप चीज प्रयोग कर रहे हो उसका एक अर्थ होना चाहिए, द्विअर्थ नहीं होना चाहिए, ना ही अनेक अर्थ होना चाहिए। ठीक है, इससे भाषा में आपके जो है गलती होने का प्रयोग हो सकता है। तो यथासंभव असंदिग्धता मतलब आपको किसी भी तरीके का डाउट जो है भाषा के अंदर आपको नहीं पता होना चाहिए। 3 तरीके से हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार मैं आपको रिकैप करवा देती हूँ। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर हमने यथासंभव असंदिग्धता के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद तथ्यों में संपूर्णता और स्पष्टता के बारे में डिस्कस किया, और इसके अलावा हमने निर्व्यक्तिकता के बारे में डिस्कस किया। मतलब हमें जो है ये पर्सनल लेटर नहीं है, ये प्रोफेशनल लेटर्स है, तो उसमें निर्व्यक्तिकता जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा संपूर्णता और स्पष्टता भी होनी चाहिए, और इसके अलावा जो है हमने डिस्कस किया कि संदिग्धता नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी भी तरीके की अस्पष्टता, अनसर्टेनिटी, डाउटफुल, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं वर्णनात्मकता की। तो कार्यालय हिंदी में महत्वपूर्ण बातों का वर्णन आवश्यक होता है। तो देखिए, आप जो चीज़ भाषा में जो प्रयोग कर रहे हो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड करना हमेशा ज़रूरी होता है। तो जब आप कार्यालय हिंदी में प्रयोग कर रहे हो तो कुछ आवश्यक तथ्यों का विवरण आपको देना ही चाहिए। तो वर्णनात्मकता कुछ इस तरीके से होती है कि आप जो भी तरीके के बाद किसी भी संबंधित विषय के बारे में आप बता रहे हो उसका आपको विवरण जो है करना है, और सारी सामग्री आपको जो है उसमें जो है डालनी है। अगर आपने जो है तो आपको हर चीज का जो है विवरण देने की जरूरत होती है, इसको हम कहते हैं वर्णनात्मकता। अब हम बात करते हैं जब आप हर चीज का विवरण दे दो आपके पत्र में। देखिए, विवरण भी ऐसा नहीं है कि आपने 2-4 पेज की कहानी लिख दी। विवरण जो है ना संक्षेप होना चाहिए, ये इसकी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। उसके बाद हम देखते हैं कि संक्षिप्त विवरण देना है, ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि विवरण देना है तो आप महाभारत लिखोगे, कम शब्दों में आपको जो है विवरण देना है। उसके बाद आपको निष्कर्ष देना है, और इसी के साथ आपको आपका जो पत्र है, चाहे पत्र हो, चाहे विज्ञप्ति हो, चाहे प्रारूपण हो, उन सबको जो है इसी फॉर्मेट में आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद हम समझते हैं कि तकनीकी और अर्ध तकनीकी भाषा का प्रयोग करना है। तो इसमें आपको देखने को मिलता है कि जो कार्यालयी भाषा होती है हमें अक्सर उसमें तकनीकी और अर्ध तकनीकी भाषा का ही प्रयोग करना होता है, आम भाषा का प्रयोग हम नहीं करते हैं। उसी के साथ हम बात कर चुके हैं कार्यालय हिंदी के प्रयोग क्षेत्र के बारे में, और हम ये समझ चुके हैं कि कार्यालय हिंदी के प्रयोग क्षेत्र में हम ये भी जान चुके हैं कि क्या-क्या तरीके के लेखन होते हैं। तो अगर हम ब्रॉडली बाँटा जाए, ठीक है, इसको 5 वर्गों में हम विभाजित कर सकते हैं। एक होता है टिप्पणी लेखन, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। प्रारूपण आप कर सकते हो, आपके सिलेबस का पार्ट है या नहीं अभी आपको नहीं पता है। संक्षेपण जो है वो भी आप कर सकते हो। प्रतिवेदन लेखन जो है वो आपको करना है। कार्यव्रत लेखन आपके पार्ट का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद कार्यालयी अनुवाद कार्य, ये आपके पार्ट का सिलेबस नहीं है। देखिए, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, टिप्पणी टिप्पणी और प्रारूपण है, प्रतिवेदन है, विज्ञप्ति है, ठीक है। ये 4 चीज़ें तो है ही, ठीक है। तो प्रतिवेदन, प्रारूपण, टिप्पण लेखन, ये सब तो है। संक्षेपण का थोड़ा डाउट है कि नहीं। कार्यव्रत लेखन का भी आपको डाउट है। कार्यव्रत लेखन भी आप करके जा सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर क्योंकि आपको जो है स्ववृत्त मतलब आपका बायोडाटा लिखने के लिए भी आ सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टिप्पणी लेखन के बारे में। टिप्पणी लेखन को हम समझेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी जो है हमने डिस्कस कर लिया कार्यालय हिंदी, उसका स्वरूप, और हमने जान लिया कि उसका क्या जो है स्वरूप है, उसकी विशेषताओं का हमने जो है समझ लिया। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। हम ये जो 5 विभाजन है इसके बारे में जो है धीरे धीरे जो है समझ लेंगे, और इसके साथ आपका जो सिलेबस है ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। आपके जो टॉपिक्स है, देखिए कार्यालय हिंदी जो है वो हम कर चुके हैं। अब व्यावसायिक हिंदी को हम समझ लेंगे, उसके बाद टिप्पण और प्रारूपण समझ लेंगे, प्रतिवेदन और विज्ञप्ति कर लेंगे, और फिर उसके बाद बायोडेटा यानी कि स्ववृत्त कर लेंगे। और फिर सूचना के अधिकार के लिए लेखन यानी एक तरीके का पत्र लेखन जो मैं आपको समझाया था वो भी कर लेंगे।
और दोनों भी तरीके के पत्र भी कर लेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो वो मैं अपलोड कर दूँगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप जॉइन कर सकते हैं। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, एक नई शुरुआत करते हैं। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।